हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक सुपर ट्रिक रिलेटेड टू SN1 एंड SN2 रिएक्शन। आप लोग जानते होंगे SN1 स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन एंड SN2 स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन। आप लोगों ने जब भी इन रिएक्शन को पढ़ा होगा या याद किया होगा तो इस कुछ टेबुलर फॉर्म के अंदर याद किया होगा। ये टेबल सफिशिएंट है आपके कॉलेज लेवल एग्जाम को पास करने के लिए, लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसी चीज़ को समझने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, आपकी बुक्स में भी आपने इस एग्जाम्पल को देखा होगा। इस एग्जाम्पल को समझते हैं पहले कि ये एग्जाम्पल समझाना क्या चाहता है। इसी से हम लोगों को SN1 और SN2 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। पहली रिप्रेजेंटेशन में आप देखोगे यहाँ पर जो ये बिल्ली है, जो कैट 1 है, हमारे पास कैट 1 है, वो यहाँ आराम से बैठी है। यहाँ भी कैट 1 जो है वो आराम से बैठी है। दिस इज योर कैट 2, वो आराम से सो रही है। यहाँ पे भी कैट 2 जो है आराम से सो रही है। देन यहाँ अगर आप देखोगे ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि ये वाली बिल्ली जो है ये थोड़ी वीक है, ये कमज़ोर है और ये इसको यहाँ बैठना है, इस टब के अंदर बैठना है, लेकिन ये तब तक वेट करेगी जब तक कि ये जो कैट 2 है वहां से बाहर नहीं निकल जाती। और जब वो कैट 2 बाहर चली जाएगी तब वो जाकर उसमें बैठेगी। लेकिन यहां आप देखोगे तो यहां पर जो ये कैट 1 है ये थोड़ी स्ट्रांग है, थोड़ी झगड़ालू है। ये वेट नहीं करेगी कि कैट 2 बाहर निकले, ये उस पर झपट्टा मारेगी, बोलेगी बाहर निकलो मुझे बैठना है, और वो वहां बैठ जाएगी। बैठ गई आराम से। यहां पर यहां वाली बिल्ली ने उसका वेट किया कि वो बाहर निकले तब मैं बैठूं। यहां वाली बिल्ली ने क्या किया, उस पर झपट्टा मारा, उसको हटाया, वहां से निकाला और खुद जाके वहां बैठ गई। यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है SN1 और SN2 रिएक्शन का। दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन फॉर SN1 रिएक्शन एंड दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन फॉर SN2 रिएक्शन। ठीक है, चलिए एक एक करके रिएक्शन को समझते हैं और किस तरीके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे SN1 रिएक्शन से। SN1 रिएक्शन से क्या होता है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। एक एक वर्ड का मतलब है, यहां पर एक एक वर्ड से मतलब निकल रहा है। ठीक है, देखिए कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन। आप लोग जानते हैं क्या होता है, इसकी टोपी उसके सर। मतलब ये कि एक निकलेगा दूसरा उसी के जैसा वहां पर एंटर करेगा। ठीक है, सब लोग यहां पर स्पोर्ट्स खेलते होंगे, उनको पता होगा सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। न्यूक्लियोफिलिक यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग, यानी कि न्यूक्लियोफाइल वहां पर आएगा, और यूनिमोलिकुलर है यानी कि मॉलिकुलैरिटी 1 है यहां पर। इस बात को भी हम लोग समझेंगे कि क्यों मॉलिकुलैरिटी 1 होती है और बाई मॉलिकुलर रिएक्शन के अंदर मॉलिकुलैरिटी 2 होती है। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये मैं एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं आपको SN1 रिएक्शन की। आप इस तरीके से याद करते होंगे इसको। ठीक है, और यहां पर आपका SN1 रिएक्शन के दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ SN1 रिएक्शन। अब इस बात को समझेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या। यहां मैंने एक चीज मेंशन नहीं की, उस चीज को भी मैं मेंशन कर देता हूं बच्चा, कि यहां पर जो सॉल्वेंट यूज होता है उस सॉल्वेंट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और SN1 रिएक्शन के अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है। क्यों होता है वो मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा कि क्यों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही हम लोग यूज करते हैं। यहां पे सबसे पहले क्या होता है, हम जानते हैं कि इसके अंदर SN1 रिएक्शन के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बहुत वीक होता है, वो खुद से जाके अटैक नहीं कर सकता है, या फिर जो ये लीविंग ग्रुप है यहां पर उसको बाहर नहीं निकाल सकता है। जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो लिविंग ग्रुप के बाहर निकलने का वेट करता है। अब लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको लेकर निकलेगा। दैट मीन्स वहां पर फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का। आप लोग जानते होंगे कि कार्बोकैटायन एक चार्ज्ड स्पीसीज है और चार्ज्ड स्पीसीज कभी भी स्टेबल नहीं होती है।
दैट मीन्स ये एक स्लो स्टेप रहेगा। जो हमारा पहला वाला स्टेप है वो एक स्लो स्टेप है, और किसी भी रिएक्शन का स्लो स्टेप जो होता है वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS बोलते हैं उसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और आप देख रहे हैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपका जो एल्काइल हैलाइड है वही इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी कि रेट सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिस पर अटैक होने वाला है। जो अटैक करने वाला है उसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर जो होता है वो 1 होता है, और दूसरी चीज यहां सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसीलिए इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी 1 होती है, इसीलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर भी बोलते हैं। समझ गए? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है, और रेट भी सिर्फ उसी पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसका ऑर्डर भी 1 है। ये हमने पहली बात समझी कि इसको क्यों हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर बोल रहे हैं। ठीक है, क्यों यहां पर 1 आ रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है और मॉलिक्यूलरिटी जो है इसकी 1 है और इसका ऑर्डर 1 है। दूसरी चीज, अब ये लीविंग ग्रुप क्यों निकलेगा बाहर? इसको क्या पड़ी है बाहर निकलने की? देखो वहां काम आता है अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलार है, प्रोटिक है। पोलर प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, चलो अब क्या करेगा? पोलार ग्रुप के अंदर क्या होता है? उनका एक स्ट्रॉन्ग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। उनको जैसे ही कोई पोलार ग्रुप मिलता है उसके जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है उसको कम कर देते हैं, यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करेंगे। ये काम होता है पोलार सॉल्वेंट्स का। प्रोटिक का क्या काम है? अब देखो, जब ये यहां से निकलेगा तो ये कुछ X माइनस की फॉर्म में निकलेगा, और यहां देख रहे हो आप अगले स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये निकले बाहर लेकिन फिर वापस से जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहां पर हमेशा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। हमेशा वो क्या करेगा? इसको एक इसके आसपास केज बना लेगा, इसके आसपास केज बना लेगा, और इसको रिएक्शन में फिर से रिएक्ट होने से प्रिवेंट करेगा। तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, क्योंकि ये तो खुद बहुत वीक है। अगर यहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं यूज करोगे ना तो ये वापस से जाके उस पर अटैक कर देगा और न्यूक्लियोफाइल फिर खड़ा हुआ देखता रहेगा। समझ गए इस बात को? चलिए, अब यहां पर कार्बोकैटायन बना हुआ है। अब आप जानते हैं कार्बोकैटायन जो है वो अनस्टेबल स्पीसीज है। उसको स्टेबल कराने के लिए हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। दैट मीन्स यहां पर जो कार्बोकैटायन होगा वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री स्टेबल होगा, फिर 1 डिग्री स्टेबल होगा। यानी कि अगर ये एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री होगा तो ये रिएक्शन फास्टर होगी, अगर ये 2 डिग्री होगा तो रिएक्शन फास्टर होगी, अगर ये 1 डिग्री होगा तो ये रिएक्शन फास्ट उसके अब सब इसको उन दोनों के हिसाब से कम स्टेबल होगी। कैसे समझेंगे इस बात को? देखो, इस R को इस R पॉजिटिव में कन्वर्ट होना है। अगर ये यहां से यहां जाने में कंफर्टेबल होगा तो थोड़ा तेज जाना चाहेगा, अगर ये यहां से यहां जाने में स्टेबल नहीं होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा तो नहीं जाना चाहेगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको किसी शादी में जाना है और वहां पर आपके कोई जानने वाला नहीं है तो आपका उतना मन नहीं होगा जाने का। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं एक शादी में जाना है और वहां आपके सारे दोस्त मिलने वाले हैं तो हो सकता है कि आप टाइम से पहले वहां पहुंच जाओ, क्योंकि आप कंफर्टेबल हो जाने के लिए। ठीक है, यानी कि आपका रेट जो होगा वो ज्यादा होगा वहां पहुंचने का। वैसे ही यहां पर क्या होता है, क्योंकि 3 डिग्री जो है वो 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकैटायन, तो ये ज्यादा आसानी से कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री एंड इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री। बात समझ में आई इतनी? ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आपका। उसके बाद अब क्योंकि यहां कार्बोकैटायन बना हुआ है बच्चा, अब ये न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, यानी कि फ्रंट अटैक भी हो सकता है, बैक अटैक भी हो सकता है। जब फ्रंट अटैक होगा बच्चा तो उसको बोलेंगे हम लोग रिटेंशन, उसको बोलेंगे रिटेंशन, और जब बैक अटैक होगा उसको बोलेंगे इन्वर्जन, यानी कि दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। और जब ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं बच्चा उसको हम लोग। यानी कि SN1 रिएक्शन के अंदर रेसेमिक मिक्सचर बनता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल फ्री है, वो आगे से भी अटैक कर सकता है, वो पीछे से भी अटैक कर सकता है, तो वहां पर रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा, इसलिए वहां पर हमेशा रेसेमिक मिक्सचर बनता है।
इतनी सी तो बातें थी यहां पर। अब देखो, अब एक और चीज हो सकती है, एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि मान लो इस X की जगह आपको क्या दे दिया, यहां X की जगह दे दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब अगर R के साथ ये जुड़े हुए हैं, अगर R के साथ ये जुड़े हुए हैं, तो बताओ किसका रेट जो है वो फास्टर होगा, किसका रेट जो है फास्टर होगा। तो आप दिमाग लगाओगे कि जो आसानी से निकल जाएगा बाहर वो रेट अच्छा देगा। अब ये चारों जो है एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं और टॉप टू बॉटम जब आते हैं किसी एक ग्रुप के अंदर, एटम का साइज जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। एटम का साइज इंक्रीज होगा तो यहां की बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी, यानी कि यहां पर आयोडीन का साइज जो है वो सबसे बड़ा साइज है इन चारों में, यानी कि उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो वो आसानी से बाहर निकलेगा। दैट मीन्स ऑर्डर जो बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, RI, RBr, उसके बाद RCl और उसके बाद RF। ये चेंज होते रहती हैं चीजें इसमें भी, ठीक है, बट जो एक्चुअल आपको एग्जाम के लिए ऑर्डर मिलेगा वो यही मिलेगा। समझ गए इस बात को। चलिए अब बात करें SN2 रिएक्शन के बारे में। SN2 रिएक्शन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी कि क्यों हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, क्यों इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक वर्ड ऐड हुआ, क्यों यूनिमॉलिक्यूलर और बाईमॉलिक्यूलर वर्ड ऐड हुआ। अब थोड़ी इमेज आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। उस टेबल से आप सिर्फ और सिर्फ रट के कॉपी को भर सकते हो, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको भरने के लिए नहीं आएगा, आपको टिक करने के लिए आएगा, क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए इसका मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं, RXNU। अब क्या होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है बच्चा, तो ये क्या है, ये वेट नहीं करेगा कि ये बाहर निकले तब जाए, बोला मुझे मतलब नहीं है उससे, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मैं बस इस पे अटैक करूं। अब सामने तो ये है और इस पे भी कैसा चार्ज रहेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो ये आप सामने से तो रिपेल करेगा इसको, सामने से ना अटैक नहीं कर सकता, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, पीछे से इस पर चार्ज करेगा, पीछे से करेगा। तो और क्या है हमारे पास, यहां पर हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं, कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब हमको प्रोटिक नहीं चाहिए, हमको उसको घेरना नहीं है, केज नहीं बनाना उसके अगेंस्ट में, लेकिन हमको पोलार तो चाहिए। पोलार का क्या काम करेगा, वो इस बॉन्ड को थोड़ा वीक करेगा, इस बॉन्ड को वीक करेगा, ठीक है। अब यहां पर एक इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, एक ग्रुप निकल रहा है और एक ग्रुप जो है वो वहां पर बन रहा है। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और क्योंकि यहां क्या है, ये स्लोएस्ट स्टेप है इस रिएक्शन का, स्लो स्टेप है ये, ठीक है, तो इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी हो गया। अब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो यहां देखोगे आप कि दोनों इन्वॉल्व हैं यहां पर, न्यूक्लियोफाइल भी और RX भी, इसीलिए रेट जो होता है वो डिपेंड करता है आपके RX पर, और इन जो आपका डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी, इसीलिए इसका ऑर्डर होता है 2, और 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं तो मॉलिक्यूलरिटी भी होती है 2, इसीलिए इसको बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं, इसीलिए इसको बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। अब क्योंकि यहां पर ये हमेशा बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो यहां हमेशा प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, इन्वर्जन फॉर्म में बनेगा, हमेशा इन्वर्जन फॉर्म में बनेगा। और क्या चीज है इसमें, देखो अब अगर यहां पर इसको बैक साइड से अटैक करना होगा तो इसको पीछे से फ्री होना चाहिए, यानी कि जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जितना कम उसको पीछे से रोकने वाले लोग होंगे, उतना आसानी से अटैक कर पाएगा। जैसे कि मैं आपको समझाऊं एक एग्जांपल देके, CH3 C CH3 और यहां पर CH3 साथ में जुड़ा हुआ X, और एक एग्जांपल है आपका CH3 यहां पर H H H और यहां पर X। ये तीन बॉडी गार्ड लगे हुए हैं यहां पर न्यूक्लियोफाइल को रोकने के लिए, यहां पर तीन बच्चे खड़े कर दिए हैं बस। कहां से आसानी से अटैक कर पाएगा, ऑब्वियसली इसमें अटैक कर पाएगा आसानी से, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम उतना अटैक आसान, यानी कि उतनी रिएक्शन का रेट ज्यादा। इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का ऑर्डर रहता है,
जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम उतना अटैक आसान, उतनी रिएक्शन फास्ट, यानी कि रेट जो बनेगा वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर मैं आपको हैलाइट्स की बात करूं, जो मैंने बात की थी आपसे RF, RCl, RBr और RI, वहां पर जो ऑर्डर है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहां भी तो लीविंग ग्रुप को बाहर ही निकलना है। जितनी आसानी से लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा उतनी ही आसानी से रिएक्शन होगी। इतना सा ही है आपका SN1 SN2 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट, बट उसको सिर्फ उस टेबल से मत पढ़िए, उसके पीछे का रीजन भी समझिए हर चीज का। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।